मैंने जिंदगी में, चाहे वो म्यूजिक हो या एक्टिंग हो, सीखने का मौका आपको तभी मिलता है जब आपकी एक सीखने की इन्वायरमेंट हो, ऐसे लोगों के साथ आप बैठ जाओ। चुपके से आके फिर चली जाना। मेरी भी तो चॉइस बनती है ना। मैं तो चाहता हूँ कि तुम रेड कलर का जोड़ा पहनो। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान, और मेरे साथ मौजूद हैं आज हम सब लोगों के बहुत ही फेवरेट, जिनको हम सुनते भी हैं और जिनको हम देखते भी हैं। सुनते हैं हम इनके बहुत अच्छे अच्छे से सॉन्ग्स, और देखते हैं हम इनको ड्रामास में। इस वक्त रिसेंटली भी कुछ ड्रामास इनके चल रहे हैं जिसमें हम इनको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इनकी अदाकारी को। तो वेलकम करते हैं अपने शो में हारून शाहिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं हारून कि आपका जो स्टार्ट है वो सिंगिंग से आपने किया था, राइट? जी बिल्कुल। प्राइमरीली मेरा ताल्लुक, मैं हर किसी को ये बताता हूँ कि ताल्लुक मेरा म्यूजिक से था। जब अगर आप शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करें, मुझसे हमेशा कोई ना कोई ये जरूर सवाल पूछता है कि मैं अब कि यार मैं एक्टर कैसे बनूं। तो सच बताऊं, मुझे तो इसका जवाब हमेशा, मैं तो सबको ये देता हूँ, यार वो काम करो जो आपको पूरा पूरा आता है। और मुझे तो म्यूजिक आता था, जितना मैं कर सकता था, गिटार एंड ऑल। तो मैंने कहा यार मैं अपनी म्यूजिक की वजह से एक्टर बन गया, और शायद यही रास्ता है। वरना कोई सच कोई रूल है नहीं कि आप कोई स्कूल जाएं या वहां से आप ग्रेजुएट करें और जाके फिर आपको एज एन एक्टर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पाकिस्तान में सैडली शायद ऐसा होता है। सही। तो ये म्यूजिक का किस तरह से सफर आपका, क्या मतलब बचपन से वही वाली जो एक होता है टिपिकल कि बचपन से शौक था सिंगर बनने का तो सिंगर बन गए, क्या सिलसिला रहा है इसका? शायद अगर मैं पाकिस्तान में पला बड़ा होता, मैं पाकिस्तान में इनिशियली अपने जो बचपन था मेरा, वो सऊदी अरेबिया में गुजरा। और होता यही है कि जब आप पाकिस्तान से दूर होते हैं तो आप पाकिस्तान से टेक्निकली ज्यादा करीब हो जाते हैं। और उस टाइम पे पाकिस्तानी म्यूजिक जो था वो बड़ा एक मजेदार फेज में था। मैं बात कर रहा हूँ 90s की, तो जुनून, वाइटल साइंस, आवाज, ये बड़े बड़े बैंड्स थे उस टाइम पे। और तो इनको सुना करते थे और इंस्पायर होते थे। और वहां से हमने कहा कि जिंदगी का पहला, मैंने पाकिस्तान में आया हुआ था छुट्टियों पे, तो पहला जिंदगी का कॉन्सर्ट देखा वाइटल साइंस का। और मैंने कहा यार ये तो कमाल लोग हैं, ऐसा ही कुछ करना है जिंदगी। तो बस वहां से इंस्पिरेशन मिली और करते गए। फिर आपने अपना बैंड बनाया? जी, फिर मेरा एक बैंड था सिम्प के नाम से। उससे पहले एक रियलिटी शो हुआ एमटीवी पर, एमटीवी जो कि इंडस म्यूजिक होता था, फिर वो एमटीवी हो गया। बिल्कुल। वहां पे जो है, मुझे पहली दफा वो मेरी टीवी अपीयरेंस थी एज अ सिंगर। इवन दो वहां पे जिनके साथ मैं, क्योंकि वो कंपटीशन था, मैं सच कोई ट्रेंड सिंगर नहीं था, तो मेरे लिए तो वो बड़ा मुश्किल वक्त, बहुत ही मुश्किल वक्त था। लेकिन वहां पे मुझे ये रियलाइजेशन जरूर हुई कि जो क्लासिकी मौसीकी है और पॉप मौसीकी के अंदर जो गायकी है वो बड़ी बड़ी फर्क है। और उसके अंदर एट अ सर्टेन पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ, और ये शायद एक हार्श रियलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके गाने पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। जो पॉप म्यूजिक है वो आपकी ओवरऑल एक पैकेज, एक आउटलुक पे कर रहा होता है। तो मुझे इवन तो वो शो में मैं कोई इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उसकी सेमीफाइनल तक पहुंच गया। और एक सर्टेन ऑडियंस थी जो कि सुन रही थी उसको, और मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा यार, पॉप म्यूजिक के चाहने वाले हैं भी, और वो आपको टेक्निकली सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक, आपके गाना नहीं, बट ओवरऑल एक आउटलुक की वजह से आपको पसंद करते हैं और आपको आगे लेके जाते हैं। तो फिर वो जर्नी वहां से शुरू हुई एंड बैंड बना। बैंड के बाद बैंड का नाम था सिम्प, यानी कि डायरेक्शन सीन भी थे। और अल्लाह का शुक्र है वो कि बस हमने एंजॉय किया वो हुआ, और उसके रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एमटीवी का आपने जिक्र किया, तो वो एक गोल्डन पीरियड था हमारा, जिस वक्त हमारे पास इंडस म्यूजिक था, इसके साथ एआरवाई पे भी एक एआरवाई म्यूजिक के नाम से एक चैनल हुआ करता था। तो वो बड़ा जबरदस्त टाइम था। मैं जब देख रही थी आपके बारे में भी कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, तो वही मुझे वक्त याद आ गया था कि अनफॉर्चुनेटली
इस वक्त वो अपॉर्चुनिटीज सिंगर्स के पास वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब चैनल्स नहीं है हमारे पास उस तरह के। तो फिर आपने कोक स्टूडियो में आपका बड़ा फेमस हुआ था आपका सॉन्ग, और वो सिलसिला चलता रहा। आपके गाने आपकी एक्टिंग के साथ, मतलब होता है क्या है कि कोई चीज़ यूजुअली होता है कि अगर आपको एक चीज़ से पहचाना जा रहा है तो दूसरी चीज़ थोड़ी सी फेड हो जाती है, लेकिन आपके मामले में इस तरह का नहीं है। अच्छा, म्यूजिक का आपका प्रोसेस क्या हुआ करता है हारून, कि किस तरह से आप अपने सॉन्ग को बनाते हैं? कॉम्पोजिशन पहले बनाते हैं, अपनी कॉम्पोजिशन खुद बनाते हैं, या फिर किसी से हेल्प लेते हैं इसमें? अच्छा नहीं, जितना भी आज तक ज्यादातर मैंने म्यूजिक लिखा है वो मैंने खुद ही हमेशा, चाहे टूटी फूटी अंग्रेज हो, उर्दू हो, तो वो उसके अंदर लिख लेते हैं। मैं लकी इस लिहाज से बहुत इस मामले में रहा, एज फार एज पॉप सॉन्ग राइटिंग इज कंसर्न। शुएब मंसूर साहब के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, और जब उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि अगर आप वाइटल साइंस उठाएं और जुनैद जमशेद का आप म्यूजिक उठाएं, तो वो मेजॉरिटी जो है उसमें शोएब मंसूर आपको सुनाई देता है, अगर आप समझते हो म्यूजिक। तो जब उनके साथ मैंने वक्त गुजारा तो उन्होंने मुझे एक चीज जरूर सिखाई कि यार, जिस तरह बात कर रहे हो, जो कहानी सुना रहे हो, जिस तरह बोल रहे हो, उसके ऊपर बात करो। तो और उसी तरीके से अपने म्यूजिक को के अंदर भी उसको एक्सप्रेस करो, तो वो ज्यादा सेंस बनती है, बजाय कि आप मोटे मोटे और भारी लफ्ज इस्तेमाल करो, तो वो इतना सेंस बनाते नहीं है। एंड फिर दूसरी चीज ये कि यार, अपना थोड़ा सा जो तलफ़ुज़ होता है ना सिंगिंग के अंदर और पॉप सिंगिंग के अंदर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको किस तरह अदा करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगेन मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में, चाहे वो म्यूजिक हो या एक्टिंग हो, सीखने का मौका आपको तभी मिलता है जब आपकी एक सीखने की एनवायरनमेंट हो, ऐसे लोगों के साथ आप बैठ जाओ। सो यस, एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, ये कोई गिवन नहीं है कि आप पहले गाना लिखें, मतलब पहले लिरिक्स लिखें और फिर गाना लिखें। बट जनरली मैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, तो पहले मैं अपनी थोड़ी सा कुछ हम करता हूँ, कुछ मेलोडी को बेसिक बनाता हूँ ऑन अ गिटार, एंड देन आई ट्राई टू राइट लिरिक्स ओवर। आपने जो पहली मूवी की वो भी शुएब मंसूर साहब की थी, वरना। तो वो क्या, मतलब कैसे उन्होंने, क्यों आपके गाने सुन रहे थे तो उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, क्या सिलसिला रहा उसमें? शुएब मंसूर साहब से अगेन मेरी पहली मुलाकात हुई जब वो अपनी फिल्म कर रहे थे बोल, जो कि उनके सीक्वेंस की, अगर उनका सीक्वेंस आप समझ सकें, खुदा के लिए, बोल, वरना। तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे ऑफर की कि यार तुम एक्टिंग करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगा कि मैं उस टाइम पे ना तो तैयार था, ना बिल्कुल इंटरेस्टेड था। तैयार मैं वरना के टाइम पे भी बिल्कुल नहीं था एज एन एक्टर। बहुत कुछ सीखने को मिला, बट देन अगेन ये किस्मत की बात होती है कि मैं जिस वक्त इंटरेस्टेड नहीं था एक्टिंग के अंदर, तब जो था मुझे मौका मिला और मैंने नहीं कह दिया। और जब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ तो उसके लिए फिर मुझे कोई 2-3 साल मुझे वेट करना पड़ा, और वो वेट करते 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 रैंडमली एक दिन मुझे फिर से शुएब साहब की कॉल आई कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं इन, अभी भी इंटरेस्टेड हैं इन एक्टिंग की? नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल हूँ। एंड बस फिर वहां से वो जर्नी शुरू हुई ऑफ एक्टिंग। और वो मूवी, मतलब जो जैसे शुएब साहब का बता रहे हैं ना कि खुदा के लिए, फिर बोल, फिर वो तीसरा एक तरह का उसी सीक्वेंस का पार्ट था। और उनकी मूवीज, वो जो भी काम करते हैं उसके थ्रू एक प्रॉपरली मैसेज देना, एक सोशल इशू होता है जिसको वो उठा के काम कर रहे होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस कि आप अपना एक काम कर रहे हो, आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी हो रही है कि आपको एक, क्योंकि एक आर्टिस्ट है वो चाहता है कि उसको लोग अप्रिशिएट करें, देखें, और साथ में आपका एक पॉजिटिव एक तरह का रोल है सोसाइटी की तरफ। तो वो कैसा रहा आपके लिए? क्या, मतलब क्या कुछ सीखा उन सब चीजों से आपने? देखिए, जब मैं ये फिल्म, क्योंकि मेरा ताल्लुक म्यूजिक से था, म्यूजिक की दुनिया उस टाइम पे मुझे लगती थी कि यार बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत लोग म्यूजिक सुन रहे हैं और बहुत लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने फिल्म की तो एक अलग ही दुनिया खुल गई, और एक अलग ही कनेक्शन लोगों से बनना शुरू हुआ, और आपको रियलाइज हुआ कि आप जो काम कर रहे होते हैं, शायद म्यूजिक के अंदर आपको वो
उस तरीके से लोग सुन के सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। जब आप जब टीवी पे आ रहे हैं या जब आप फिल्म पे आ रहे हैं तो लोग आपको देखकर भी और आपको सुनकर भी ये कॉम्बिनेशन बन के सामने आना शुरू होता है। सो वो ट्रांजिशन जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और अगेन टॉपिक ऐसा था, बहुत सारे लोग उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे, ना सिर्फ कि ग्लोबली, और अगेन क्योंकि शुएब मंसूर, माहिरा खान है, तो वो एक आम छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। एंड मुझे हमेशा लगता है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो उतना ज्यादा ऑब्वियसली आप पे प्रेशर भी आ जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, एंड स्पेशली बिकॉज ये मैं तो एक बहुत, और आज भी मैं हर किसी को कहता हूँ कि मैं एज एन एक्टर तो बहुत लिमिटेड हूँ, और यही चीज उस वक्त भी मुझे हुई कि मेरा पहला काम था जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। एंड इवन दो मुझे शोएब साहब ने बहुत प्रिपेयर किया उससे पहले, उनके साथ मैं बैठा रहा, स्क्रिप्ट पढ़ता रहा, एक्टिंग करता रहा उनके सामने बैठ के, लेकिन जब वो कैमरा पहली दफा ऑन हुआ और कैमरे के सामने आया और एक्टर्स आए और एनवायरनमेंट आया, तो वो बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं एक जो चीज है, अभी लास्ट एपिसोड फरार की जो गई है उसमें मैं खास और तिनके का सहारा और बाकी और इस तरह के ड्रामों के साथ, मतलब जिस तरह का एक मामला रहा उसमें, जिस तरह आपका किरदार, मैं आपको मरते हुए नहीं देखना चाहती। हाँ, ये अब मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे लगता है कि मैंने हमेशा लाइक तिनके का सहारा जो है ना, वो आप सोचिए कि वो मैं 5 एपिसोड्स में था उसके, ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट आपका ना, मतलब जितना आपका इम्पैक्ट है, मेरा नहीं ख्याल किसी और कैरेक्टर का उसमें इतना इम्पैक्ट होगा। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि वो एक केमिस्ट्री बनी, और वो मेरे लिए बाय द वे वो पहली दफा उस तरह का एक कैरेक्टर था कि बाल नहीं बने हुए, दाढ़ी बड़ी हुई है, बस ओवरसाइज टी शर्ट्स पहन के और आ रहे हैं हम उसके अंदर। वो इतना मुझे मजा आया वो करके, और जब वो मैं पढ़ भी रहा था तो मुझे ये एहसास हो गया था कि यार कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, खास के अंदर आप देख लें, खास में मेरा बहुत ज्यादा इस तरीके से काम नहीं था, लेकिन जो एक और ड्रामा था हम कहाँ के सच्चे हैं, सच्चे थे, उसके अंदर भी मेरा बहुत ज्यादा काम नहीं था, लेकिन इम्पैक्टफुल काम था। इम्पैक्टफुल इस हद तक था कि हम फंस गए एक पॉइंट के ऊपर। एक सीन आता है, जेल का सीन आता है, जहाँ पे ये कैरेक्टर जो है आके माहिरा से मिलता है, और अब दिखाना आपको हीरो को हीरो है, लेकिन ये हीरो नहीं, लेकिन ये बात ऐसी कर रहा है उस वक्त। और वो फारूक रेंद है जो कि बहुत जबरदस्त, बहुत बड़े डायरेक्टर है। हम लोग वहां पे परेशान हो गए तीनों खड़े हुए, क्योंकि मैं एक आके वहां पे बात करता हूँ, सोचे कि ये बंदा हीरो नहीं है, लेकिन ये आके हीरोइन को ये बात कह रहा है कि मैं यहाँ पे ये पूछने नहीं आया कि तुम यहाँ पे क्यों, मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि शायद वो गिल्टी भी हो, वो ये नहीं जानना चाहता, कह रहा है कि वो उससे मोहब्बत करता है कि उससे कह रहा है कि मैं ये नहीं पूछने आया कि हुआ क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कर क्या सकता। इस तरह की वो बात थी। तो वो कभी कभार अगेन बहुत छोटी छोटी ये कैरेक्टर्स होते हैं, और मैं हमेशा से वो कैरेक्टर उठा लेता। अभी भी एक और ड्रामा आया बेरंग के नाम से, वो कोई 60-70 एपिसोड्स का ड्रामा था। मैं पहले 13 के अंदर उसमें मर जाता हूँ। आई एम बेसिकली कैंसर का पेशेंट होता हूँ, जिसकी शादी करवा दी जाती है लड़की से, जिसको पता नहीं होता कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, और वो एक कंफ्यूजन सी होती है कि उसको पता भी नहीं चलता और फैमिली को भी नहीं पता चलता। वो समझते इसकी माँ को कैंसर है, जबकि होता लड़के को। सो और वो माँ करवाती है बेसिकली वो रिश्ता। सो वो अगेन थ्रू आउट द ड्रामा अगले 70 एपिसोड उसका मेंशन हो। सो खास में ये हुआ, तिनके के सहारे में ये हुआ। तो मुझे तो बहुत मजा आता है। अमूमन एक्टर्स छोड़ देते हैं, नहीं ये बड़ा छोटा काम। मुझे लगता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता अगर उसका इम्पैक्ट सही हो। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों को अभी माशाल्लाह मतलब जो है इस वक्त, वैसे तो हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो हमेशा सराहा जाता है, लेकिन इस वक्त एक अलग ही तरह का एक्सपोजर मिला है, तो उसको कैसे देखते हैं और कैसा लग रहा है? अगेन इन टर्म्स ऑफ
पॉपुलैरिटी आप देखेंगे ना तो शायद फरार भी उस तरीके से सड़क पे घूमते हुए लोगों ने नहीं देखा हो, ठीक है, जो कि आपका आम ड्रामा देखा जाता है। लेकिन देन अगेन एक पढ़ी लिखी ऑडियंस, एक इवॉल्व ऑडियंस जो शायद नेटफ्लिक्स देखती है और चाहती है कि यार पाकिस्तानी कंटेंट भी उस तरह का बने, उनके लिए ये एक उम्मीद की किरणें आहिस्ता आहिस्ता उनको नजर आना शुरू हुई है। और एज एक्टर्स भी मैंने तो पहला ड्रामा देखा है कि जिसके अंदर मुझे सुबह उठ के ये जाके मुझे पता है कि नहीं आज कहना कि अभी मैं ये शादी नहीं करूंगा या ये शादी नहीं हो सकती या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, ये ऐसा कुछ नहीं इससे कहना पड़ा। कहानी बहुत कुछ है कहने को और बहुत सारी स्टोरीज हैं बताने पाकिस्तान में, जो कि मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ हम इवॉल्व कर जाएंगे और कर गए हैं, जा रही है बात उस तरह कि ये ड्रामो, ये जो लाउंजेस की कहानियां है ना, इससे बाहर ही निकलेंगे। अच्छा, इसमें हारून जैसे मतलब ड्रामा एक ऐसा मीडियम है जो हर घर में तकरीबन देखा जाता है और ज्यादातर मतलब आवाम जो है वो देखती ही देखती है। ड्रामा हमारी वाहिद एंटरटेनमेंट है, मूवीज के लिए हम लोग नहीं जाते सिनेमा और सब कुछ। तो जो मैसेजेस की आपने बात की थी कि अगर किसी के ऊपर हाथ भी उठाया जाता है तो उसका फिर उसका अंजाम दिखाया जाता है। फरार है जिस तरह का वो कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कितनी लोगों की जिंदगियां गई। आपको लगता है कि ये जो आवाम देख रही है सब कुछ, ये चेंज लेकर आने का सबब बन सकता है? मैं आपको बात बताऊं, ये उम्मीद है चेंज आपकी? लेके आया हुआ है और दुनिया में चेंज लेके आया हुआ। लेकिन पाकिस्तान का तो मसला अभी थोड़ा, अगर आप हमारा मसला देखें तो अभी भी शायद खुल के हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि फरार में आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को तो टेक्निकली टारगेट कर दिया है या उनके बारे में बात कर ली है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जो है उनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगेन मैं वही आपको बात कहूंगा कि खुल के बात नहीं हो सकती, अभी भी नहीं हो सकती। तो वो जब होगी तो तब चेंज आएगा। लेकिन सबको पता है, देखिए ना, ये जितनी भी बात है, आप QIP की बात कर लें, फरार में बात कर लें, सबको पता है कि ये अभी भी पूरी बात नहीं हुई। एग्जैक्टली। बहुत कुछ हो सकता है। तो कहानी आपको और बड़ी करनी तो उसमें बहुत कुछ और भी आ सकता है और आएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता तब आएगा जब आप डिपेंडेंट नहीं होंगे कि यार कि हम किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं। शायद जिस दिन आप नेटफ्लिक्स पे चले गए तब तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। जिस तरह आज भी हम देखते हैं कि जनरली ओवरसीज पाकिस्तानीज को शायद उतनी उनकी आजादी आपको एक्चुअली नजर आती है, जो कि एक पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को उस तरह नहीं आती। तो ये फर्क नजर आएगा तो जब यही कंटेंट जो है इंटरनेशनली जाए, चाहे वो हमारा म्यूजिक हो, चाहे वो हमारी फिल्में हो, ड्रामा हो, दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपको शायद कहें कि यार खुल के बात करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, इसके ऊपर खुल के बात होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारा जो ड्रामे की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है ना, जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, फहद मुस्तफा को भी मैं एक देखी थी स्टेटमेंट के, उन्होंने कहा कि हमारा ड्रामा दुनिया में चाहे इंडिया देख रहा हो चाहे बांग्लादेश देख रहा हो, उसके पीछे रीजन ये होता है कि फैमिली ओरिएंटेड, मतलब एक ऐसा ड्रामा है जिसमें फैमिली टॉपिक हो ना हो लेकिन फैमिली साथ बैठ के देख सकती है। ये हमारी बड़ी खूबी है। तो ऐसे ही है। तो आप जरूरी नहीं है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वल्गैरिटी के साथ जाएं, लेकिन ये वाले जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं इनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। कुछ मैटर कर रहा होता है जो आपका ड्रामा है ना, उसमें एक चीज जो मुझे लगता है और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने भी की, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार आपने ना बॉडी नहीं बनाई, ठीक है, या आपने मसल्स नहीं उस तरह बनाए। मुझे लगता है कि एक आम जो जनरल आदमी है, अगर आप उसकी कहानी बता रहे हैं तो अनलेस कि मैं एक बड़ा कोई चले एक सर्टन क्लास को बिलोंग कर रहा हूँ या एक सर्टन कैरेक्टर बनाऊं, तो उसमें शायद मुझे वो लगे, पर जनरली फॉर टीवी आपको उस तरह का लुक वो बनाने की जरूरत नहीं, वो डिमांड ही नहीं है उस कैरेक्टर, तो वो नेचुरल लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन आप बाकी जगहों के देखें तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो कि बहुत ही अननेचुरल जा रही है, बहुत ही अननेचुरल, जिसकी वजह से लोग वो कनेक्ट उस तक कर नहीं पा रहे हो। सो ये हमारी खुशकिस्मती है कि
के लोग जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जगहों पे आपका कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है। अफगानिस्तान, ये सब जगहों पे आप जहाँ जहाँ उर्दू समझ आती है लोगों को, वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑडियंस है। ये ऑलमोस्ट, जब मैं ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करता हूँ, तो ये 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, थोड़ा फिर म्यूजिक पे आते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि म्यूजिक अब आपने दोबारा स्टार्ट किया है, तो कुछ सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट वगैरह दिखने को मिल रही हैं। तो अब जो ये म्यूजिक है, एक तो ये कि उसके पीछे जाहिर सी बात है एक सोचने समझने वाले आप इंसान है, तो कुछ आपके जहन में है कि आपने म्यूजिक से भी कुछ चेंज आप लेकर आएंगे सोसाइटी में? किस तरह का म्यूजिक लाना चाहते हैं इन फ्यूचर? देखिए, एक तो म्यूजिक मुझे लगता है कि एक ऑडियंस थी हमारी जो कि कुछ अरसे में उनको वो म्यूजिक शायद मिला ही नहीं और वो खो गए हैं। वो वाली ऑडियंस है जो मेडिकल साइंस, जुनून, नूरी, कॉल, ये वो जल। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो आतिफ असलम जिससे मोहब्बत हुई कि यार, मैंने कहा यार ये आर्टिस्ट है, वो उसकी पहली एल्बम थी जिसमें वो एक पॉप आर्टिस्ट। हाँ, एक बैंड हुआ करता था, रेज नाम था उसका। वो उसका एक ही गाना है, चांद से चेहरों वाला गाना, वो आप सुने मतलब। हाँ, तो फिर उसके साथ एक बैंड हुआ करता था जिसमें वो कैंडी, बैंड का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो म्यूजिक हमें नहीं सुनने को मिला है, बिल्कुल। हाँ, उनका गाना था भूलना चाहोगी तुम, भूल ना पाओगी तुम। मतलब मैं आपको क्या कहूँ, एरिड जोन, यतगान, ये सारे उस टाइम के 90s के। मैंने, अगर आप म्यूजिक चैनल चार्ट्स देख रहे होते तो अभी आजकल का, जब मैं अभी वापस म्यूजिक करने के लिए आया, तो बहुत सारे लोगों को शायद ये भी लगा होगा कि ये रेलेवेंट उस लिहाज से नहीं है कि शायद नया जो म्यूजिक हो रहा है उसके अंदर नहीं है। मैं वो करना नहीं चाहता और ना मैं वो शायद कर सकता, मुझे करना आता नहीं है। आजकल आप अमूमन देखें तो हर चीज में रैप म्यूजिक, which is fine। मुझे लगता है कि यार ठीक है, एक दौर है और एक जॉनरा है जिससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता और मैं वो फोर्सफुली नहीं बन पाऊँ। बहुत सारे आर्टिस्ट और जिससे मेरा इख्तिलाफ भी है, जो कि वो चीज वो नहीं है, वो उन्होंने देखा कि अच्छा ट्रेंड इस तरफ जा रहा है तो हम भी ये कर, which wasn't मेरी वो सोच नहीं। तो मैंने तो अपना वही म्यूजिक किया, गिटार, ड्रम, बेस वाला म्यूजिक है। अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि वो कह रहे हैं यार ये म्यूजिक हमें कितने अर्से से मिसिंग, तो वो सुनना चाहिए। तो वो मौका मिला एंड उसको करने की कोशिश करते हैं। म्यूजिक की अच्छी बात ये है जो कि वो सब कुछ आर्टिस्ट के अपने हाथ में होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह लेके जाना चाहते हैं। वो मुझे लगता है कि होपफुली 2025 में इंशाल्लाह ज्यादा म्यूजिक करेंगे। अच्छा, ETA के साथ अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस, कैसा महसूस किया? एहसन को तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, हमारा ताल्लुक काफी, तो 5-6-7 साल शायद उससे पहले का है। अभी रिसेंटली अगेन जब मैंने अपना म्यूजिक निकाला, और अच्छी बात यही है कि वही लोग जो कि शायद ढूंढ रहे हैं आर्टिस्ट कि यार वो वाले आर्टिस्ट कहाँ गए हैं, या वो वाला आर्टिस्ट, और शायद डिमांड है, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई और इनके साथ अभी काम करना शुरू किया। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड। मैं तो उनको यही कह रहा हूँ, बस म्यूजिक करना है, म्यूजिक बजाएंगे यार, देखते हैं क्या होता है। ड्रामास अपकमिंग कौन कौन से हैं और फरार की कितनी एपिसोड्स हैं? क्योंकि फरार की बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन एक जो चीज अगर आप पहुंचा सकें बात, 2 एपिसोड्स होनी चाहिए हफ्ते में। हाँ, यही प्रॉब्लम होती है, ये जो सो कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं कि यार उनको लंबा इस तरह खींच जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि क्योंकि लोगों को अब आदत होगी है कि वो बहुत जल्दी कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। फरार जिस दिन खत्म होगा, शायद बहुत सारी ऑडियंस उसको तब उठा के देखना शुरू करेगी वन गो में। अभी ये जो हफ्ता सैटरडे संडे इंतजार करना पड़ता है एपिसोड का, वो उसमें अब वो वाला चार्म उस तरीके से लोगों के रहा नहीं है, बस जबरदस्ती चल रहा है ये काम। हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। सेकेंडली, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि कितनी एपिसोड्स हैं, बिकॉज जो स्क्रिप्ट में लिखी होती है और जो टीवी पे आती है
वो बिल्कुल फर्क होती है। कभी बार हम 30 एपिसोड शूट करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट के लिहाज से वो 70-80 एपिसोड बन के टीवी पे आते हैं कि एक गाना है तो वो फिर लंबा कर देते हैं। तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता इसके बारे में कि ये कब खत्म होगा ये, मगर अच्छा, अगर हिंट देना मैं चाहें, क्योंकि आ ही जाएगा अब अगले इस हफ्ते ही, मतलब हम मैं देखेंगे। आपको इतना कह सकता हूँ कि मैं फरार की एंडिंग से मुतमईन नहीं, ये इतना आपको बता दूं। अच्छा, हाँ, सही। ये इंटरेस्टिंग बात रही और ये हाँ बहुत सारे लोग चाहेंगे हाँ हाँ। ये, और लगेगा कि शायद बात पूरी हुई नहीं। और अपकमिंग प्रोजेक्ट ड्रामा फरार के अलावा? अच्छा, मैंने अभी कुछ अरसे के लिए 2-1 महीने 2.5 महीने के लिए मैंने कुछ ब्रेक लिए, और उसके बाद मैं एक बिल्कुल ही न्यू लुक के साथ आना चाहता हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे ड्रामास के अंदर, खास तौर पे कि अमूमन आपको एक्टर्स नजर आएंगे वो एक ही लुक के साथ आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप फरार देखें तो फरार में मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट लुक रखी हुई है, बाल आगे गिरा दिए हैं, बस एक मैसी सा लुक है और वो उसको लेके चल रहे हैं। कुछ ड्रामों में आप देखते हैं कि जनरली वो बाल बस एक तरीके से बनाए होते हैं। तो मैं फर्क करना चाहता हूँ हमेशा, एटलीस्ट लुक को लेके हल्का हल्का उसके अंदर कोई डिफरेंस आना चाहिए। आप जैसे भी आए डेफिनेटली हारून कि आपको देख के हमेशा आपकी जो एक स्क्रीन पर प्रेजेंस है उसको हम बहुत इंजॉय भी करते हैं, और उसको बहुत मतलब ना एक आपके कैरेक्टर्स में एक खास बात है कि अपना अपना लगता है, हम ओन करते हैं इस कैरेक्टर को। जैसे आपने कहा कि एक तरह से रिलेट करता है आपका कैरेक्टर, कनेक्शन एक बनता है, तो आपको बस हम देखना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, और हमेशा इसी तरह से अच्छा आप काम करते रहें। वही चीज़ है कि जैसे ड्रामा और ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी रहते हो। यहाँ कतर में हमारा हर हफ्ते एक ड्रामा रिव्यू होता है, हम हर हफ्ते ड्रामास अच्छा, के ऊपर बात करते हैं। हाँ, पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर थर्सडे को लाजमी हमारा ये सिलसिला रहता है कि हम सारे ड्रामास पे, फरार हर हफ्ते चल रही है उसके बारे में बात, पिंकी का सहारा जब था तो ये मुझे पता है कि यहाँ पे रहने वाले, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो नेपाल से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, सब देखते हैं, और इस तरह देखते हैं कि बाकायदा कॉल्स करके फिर एपिसोड के ऊपर अपना रिव्यू देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं देखिए अगेन आप जो बात कर रही है ना, मैं उससे इसलिए इतना ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जिंदगी देखी है। मैं तो पला बड़ा अपनी जिंदगी के 14 साल मैं सऊदी अरेबिया में अल-खुबर में मैंने गुजारा। तो मेरे लिए तो ये बात समझना बहुत आसान है कि यार जो पाकिस्तान से बाहर होता है ना, उसको पाकिस्तान ज्यादा याद आता है, उसकी दर्द होती है, बेशक वो फिक्र भी ज्यादा होती है, हर्ट भी ज्यादा हो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूती, और मुझे लगता है कि उसका अभी तक कायम रहने की बहुत बड़ी वजह ये हमारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेंथ है। थैंक यू हारून, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं चाहूंगी कि अपनी तमाम ऑडियंस को जो आपको एज सिंगर पसंद करते हो, एज एन एक्टर पसंद करते हो, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत हम हमेशा जब भी किसी भी शो पे जाते हैं, चाहे वो टीवी शो हो, मॉर्निंग शो हो, जो कुछ भी चल रहा होता है, रेडियो शो हो, अगर आपको ये महसूस हो ना कि यार जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो आप पे रिसर्च ही नहीं करके आया हुआ, या उसको पता ही नहीं है आपके बारे में, तो वो दिल खराब ही होके बंदा चाहता है। लेकिन आपके शो में बाकी ऐसा महसूस नहीं हुआ, एंड यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। मैं आपकी फैन हूँ, मुझे आपके बारे में सब पता है। मैं अब आपका फैन हूँ क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा एक तमीजदार शो करने को बहुत कम मिलता है, तो बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन मैं सबको बात लंबी चौड़ी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस वक्त ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, जो कुछ आपसे हो सकता है अपने लोगों के लिए करें, चाहे एक बंदे की मदद करें आप, लेकिन करें। और ये मैं कभी कभार सोचता हूँ कि कोई अगर अस्पताल बना गया है, कोई कुछ काम कर गया है अपने मुल्क के लिए, वो कितना बड़ा काम करके, कितना बड़ा काम कि आपने एक नहीं, आपने कई लोगों को हेल्प करने। सो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, अपने लोग करें। और यहाँ पे मैं एक बात बस ऐड करना चाहूंगी कि अपने लोगों की कदर करना शुरू करें, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग ना अपने मोहसिनों को मोहसिन नहीं समझते, जो सबसे बड़ा एक मसला है। हमारे लिए कोई कुछ करता है, आप देखें दुनिया में सही है, मतलब एक आइडल बना दिया जाता है, वो भी गलत है, नहीं बनाना चाहिए, कल्ट बन जाता है।
लेकिन हमारे यहाँ तो उसको बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती जो उसका तकाजा है, मतलब एक होना चाहिए, तो कम से कम वो करना शुरू करें। बिल्कुल सही। और मुझे फिर वही लगता है, लेकिन देखिए वही बात है कि जिल्लत और इज्जत तो अल्लाह के हाथ में अल्लाह है, है, वो ही देते हैं। बेशक ठीक है, बेशक। आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जिसको मर्जी ले आए, आप उसको दुनिया की, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप उसको दुनिया की सबसे महंगी तरीन फिल्म में उठा के ले आए और उसको कहें कि ये अगला हीरो है, लेकिन अगर वो लोगों के दिलों को नहीं छू रहा, वही बात, आप जितना बड़ा कैरेक्टर लिख दें, लेकिन शायद वो जो 5 एपिसोड का कैरेक्टर है, वो उसको अगर अल्लाह ने इज्जत देनी है और उसको अगर उसमें हाईलाइट करना है कि वो बाकी पूरे ड्रामे के ऊपर उसी की बात चल रही हो, तो फिर बिल्कुल ऐसे तो ही, बिल्कुल ऐसे ही। जिस बारे में आप और मैं बात कर रहे हैं और जिन लोगों के बारे में आप और बात कर रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट मैंने या आपने नहीं लिखी, उनकी स्क्रिप्ट तो अल्लाह ने लिखी, अल्लाह ने तो लिखा। वो स्क्रिप्ट जो है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण, थैंक्स अ लॉट। इस वादे के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी कि ये फर्स्ट इंटरव्यू था, लेकिन लास्ट नहीं होगा आपका। जैसे ही सॉन्ग आता है आप हमें ज़रूर मौका दीजिएगा, हम उसको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे बहुत खुशी Thank you. होगी और मैं चाहूँगी कि हमारा चैनल सबसे पहले आपका गाना चलाए इंशाल्लाह। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं अपने गिटार के साथ आऊंगा। आज अनफॉर्चुनेटली 2 वजूहत है। एक तो मेरा गला बहुत ही खराब है, सेकेंडली मेरे गिटार की स्ट्रिंग टूटी, तो नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, हम जरूर अगली दफा जरूर करेंगे, आप हमें वक्त दीजिएगा, इंशाल्लाह हम जरूर बात करेंगे। और थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अरसे से आपसे बात करना चाहती थी, आज ये ख्वाहिश पूरी हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।